अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सिकंदर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द सिकंदर्स वर्ल्ड। आज की वीडियो के अंदर हम आपको तैमूरन के बारे में बताएंगे, यानी चंगेज़ खान के बारे में बताएंगे कि कैसे उसे मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी, इस बुनियाद रखने में उसे कितनी मुश्किलात पेश आई, कितनी उसने जंगें लड़ी और फिर कैसे हो तैमूरन से चंगेज़ खान बन गया। तो चलिए हम आज की अपनी यानी चंगेज़ खान की मिनी सीरीज का पार्ट 2 शुरू करते हैं। तैमूरन जब छोटा था तो उसके कबीले के पास एक और कबीला जेदार हर मौसम सरमा में आकर आबाद हो जाता था। ये कबीला जेदार तैमूरन के कबीले की तरह यानी लड़ाका नहीं था, बल्कि अमन पसंद लोग थे। ये लोग इनके तैमूरन के कबीले से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। ये लोग एक दूसरे पर हमले भी नहीं करते थे। इसी कबीले जेदार के एक बच्चे जमुका से तैमूरन की गहरी दोस्ती हो गई। ये दोस्ती इतनी गहरी हुई कि इसकी मिसालें बहुत सी किताबों में दर्ज है। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, जो चंगेज़ खान के बारे में लिखी गई सबसे पुरानी किताब है, उसमें तो ये भी लिखा है कि ये लोग एक साथ शिकार करते, एक ही थाली में खाना खाते, यहाँ तक कि एक ही बिस्तर पर सोते भी थे। वो लोग काफ़ी गहरे दोस्त थे। एक दिन जमुका ने अपना शिकार का हुआ बिछड़ा उसके सींग निकाल के उसका एक हार बनाया और उसे तोहफातन तैमूरन को पेश कर दिया। जवाब में तैमूरन ने भी एक तीर का तोहफा जमुका को पेश कर दिया। फिर उन्होंने अपने अपने हाथ काट कर उसमें से खून निकाला और खून के चंद कतरे भी पी लिए और इस तरीके से वो एक ब्लड ब्रदर्स बन गए, यानी एंडा के नतीजे में बनाए गए भाई बन गए। इस रस्म को एंडा कहा जाता था, तो वो एंडा के रस्म के भाई बन चुके थे। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि मंगोल कबाइल खाना बदोश थे, तो ये कबीला जेदार भी खाना बदोश था। कुछ अरसा यानी मौसम सरमा का रहने के बाद वो इस जगह को छोड़ के कहीं और चले गए। तो बचपन के चंद बरस एक साथ रहने के बाद दोनों दोस्त जुदा हो गए, लेकिन भूले नहीं। वो आते जाते काफिलों से एक दूसरे की खैर खबर लेते रहते थे। और जब तैमूरन की बीवी बोरते अगवा हुई थी तो 20,000 का मददी लश्कर लाने वाला उसका दोस्त जमुका यही था, जो हम आपको चंगेज़ खान के पिछले पार्ट पे बता चुके हैं, यानी सुना चुके हैं। तो अब दोबारा यानी जब जैसे ही बोरते मिल गई तो उसके बाद दोनों दोस्त एक साथ एक ही कैंप में दोबारा रहने लगे। फिर उन दोनों ने फैसला किया एक बड़ी फौज बनाने का और एक बड़ी फौज बनाना भी शुरू कर दिया। जैसे ही फौज बढ़ती जा रही थी, एक और मसला भी बढ़ता जा रहा था। आप तो जानते हैं मंगोलों में एक कहावत मशहूर थी कि जैसे आसमान में दो सूरज नहीं हो सकते, वैसे ही मंगोलों के तो हुक्मरान नहीं हो सकते। अब दोनों के दरमियान इक़्तिदार की जंग चालू हो गई। दोनों के दरमियान इक़्तिदार की रस्साकशी शुरू हो गई, क्योंकि दोनों ही मंगोलिया के सबसे बड़े खान बनना चाहते थे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि दोनों जानते थे कि दोनों में से किसी एक को मरना होगा या दूसरे की इताअत करना ज़रूरी है। ये रस्साकशी छोटी छोटी रंजिशों की यानी शिकायतों की सूरत में आने लगे। एक दिन जमुका ने तैमूरन से कहा कि तुम नीच जात के लोगों को फौज में अफसर यानी कमांडर क्यों बना रहे हो और आला जात के लोगों को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो। जब ये शिकायत जमुका की तैमूरन की तरफ से दूर न हुई तो वो थोड़ा नाराज रहने लगा। फिर एक दिन उसने तैमूरन से कहा कि तुम अपनी भेड़ बकरियों को लेकर नदी के किनारे जाओ, मैं अपने घोड़ों को लेकर लंबे घास के मैदानों में जा रहा हूँ। जब ये बात तैमूरन ने अपनी बीवी बोरते से कही तो बोरते ने तैमूरन को होशियार होते हुए कहा कि जमुका तुम्हारी दोस्ती से बेजार हो गया है, उसे छोड़ो और आगे बढ़ो, लेकिन ध्यान रहे रात के वक्त सफ़र करना।
तो तैमूरजन ने भी यूं ही किया। उसने अपने हामियों को लेकर जमुका से काफी दूर आकर अब एक अलग कैंप लगा लिया था। यूं 1.5 बरस साथ रहने के बाद अब दोनों दोस्तों की रास्ते अलग हो चुके थे। अब दोनों एक दूसरे की अलग अलग फौज बना रहे थे। एक दिन तैमूरजन को किसी ने आके खबर दी कि उसके बाप का भगोड़ा कबीला, जिसका सरदार कभी उसका बाप था, वो जमुका से का इत्तेहादी बन चुका है, यानी जमुका के साथ दोस्ती का रिश्ता तय हो गया। ये बात तैमूरजन से बर्दाश्त न हुई और गुस्से में आग बबूला आ गया, लेकिन अब क्या कर सकता था। फिर एक दोनों कैंपों में तकरीब मुनक्किद हुई और मंगोलिया में यूं था कि जैसे दो सूरज निकल रहे हो। वहाँ जमुका के कैंप पर एक तकरीब जारी थी जिसमें उसके 15 से 16 हामी कबाइल मौजूद थे। उन तमाम कबाइल ने जमुका की इताअत की और उसे गौर खान यानी पूरे मंगोलों का यानी पूरे सरदारों का खान का लक़ब दे दिया। फिर खूब जश्न मनाया गया, लेकिन इसी दौरान कुछ 3 से 4 कबाइल के सरदार जमुका को छोड़ के तैमूरजन के पास आ गए। उनमें से एक ने तैमूरजन से कहा कि मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। उसने देखा था कि जमीन और आसमान एक हो गए और एक होके कह रहे हैं कि सबसे बड़ा खान तो सिर्फ तैमूरजन को ही होना चाहिए। तो फिर तैमूरजन के कैंप में भी एक तकरीब शुरू हुई जिसमें उसके हामी 3 से 4 कबाइल मौजूद थे। उन सब ने तैमूरजन की इताअत की और उसे चंगेज खान यानी पूरी कायनात के सरदार का लक़ब दे दिया और वहाँ पर भी जश्न हुआ। अब दोनों ने गौर खान और चंगेज खान का लक़ब इख्तियार करके अब एक नई जंग की जानिब बढ़ने लगे। बस अब इस जंग के लिए एक मामूली सा कोई भी वाक़या यानी कोई तीली ज़रूरत थी कि कोई तीली लगाए और इन दोनों के दरमियान जंग हो जाए। और ऐसा हुआ भी। देखिए कि कैसे मामूली से वाक़े से एक दिन तैमूरजन के आदमी के घोड़े जमुका के भाई ने चुरा लिए। जब तैमूरजन के आदमी ने उसका पीछा किया और अपने घोड़े बाजियाब करके जमुका के भाई को मार दिया। जब ये खबर जमुका के पास पहुंची तो वो गुस्से में आग बबूला हुआ। उसने अपना एक 30,000 का लश्कर तैयार किया और तैमूरजन के खिलाफ यानी चंगेज खान के खिलाफ जंग पे निकल आया। चंगेज खान ने भी 13,000 का लश्कर तैयार किया और आ गया। इस बादशाह ने कम लश्कर ने अपने से कई गुना बड़े लश्कर को से काफी मुकाबला किया, लेकिन जाहिर बात है मैदान तो जमुका के हाथ आ गया। चंगेज खान अपनी जान बचाकर एक गार में भाग गया। वो हार का जख्म चख चुका था। अब इसके ऊपर सितम यह हुआ कि एक और दिल दहलाने वाली खबर आ गई। एक आदमी ने आके कहा कि चंगेज खान का एक हामी कबाइल के 70 आदमियों को जमुका ने पकड़ लिया है और इस पे दर्दनाक ये था कि उसने उन्हें एक उबलते हुए पानी में मार दिया है। तो इसी वक्त चंगेज खान ने एक कसम खाई। उसने कहा कि अब मैं कभी शिकस्त नहीं खाऊंगा और पूरी दुनिया को फतह करूंगा। उसने अपने आप को एक बार फिर से तैयार करना शुरू किया और इस बार इस तरीके से तैयार किया कि कोई उसे हरा ना पाए। उसने अपने बाप के दोस्त यानी औंग खान से रब्ता किया और उसे अपनी मदद करने के लिए बुला लिया। औंग खान एक बड़ी फौज लेकर चंगेज खान के पास आ गया। अब जमुका के खिलाफ एक बड़ा लश्कर तैयार हो चुका था, लेकिन इस जंग से पहले चंगेज खान तातारियों से भी 2-2 हाथ करना चाहता था। ये वही तातारी थे जो इस चंगेज खान के खानदानी दुश्मन थे। चंगेज खान हिर से भी जान छुड़ाना चाहता था, तो इसने जमुका से पहले तातारियों पे हमला किया। यह हमला इस तरीके से हुआ कि तातारियों की कमर टूट गई। चंगेज खान ने तो ये भी हुक्म दे दिया कि किसी मर्द का कद हाइट एक जकड़े के पहिए से उठता हुआ नजर आए तो उसका सर उसी वक्त कलम कर दिया जाए। इस हमले ने तातारियों की कमर तोड़ दी। इस हमले में चाइना के यानी चीन के सबसे बड़ी सल्तनत के सल्तनत के शाही खानदान ने की भी भरपूर हिमायत चंगेज खान को हासिल थी, क्योंकि
चीनी हुक्मरान भी तातारियों से परेशान थे और इसी वजह से वो दीवाने चीन जैसी अजीब दीवार भी कायम करते आए थे। इस जंग को फतह करने के बाद चीनी हुक्मरान काफी खुश हुए और चंगेज खान को वांग यानी कमांडर का खिताब दे दिया। लेकिन वो जानते नहीं थे कि जिसे उन्होंने वांग या एक कमांडर का खिताब दिया है वो कुछ अरसे बाद फिर होगा बादशाह बनने वाला है। तातारियों से जंग के बाद चंगेज खान अब जमोका की तरफ मुतवज्जो हुआ। तो उसने जमोका के खिलाफ आया, लेकिन इस बार जमोका की फौज में जादूगर भी थे। जादूगरों ने जमोका को यकीन दिलाया था कि वो जादू करेंगे और चंगेज खान की फौज तबाह हो जाएगी। वो हुआ भी, उन्होंने जादू किया, एक तूफान आया, लेकिन उसका रुख उल्टा होकर तेमोजन की जमोका की फौज पे आ गया। जमोका की फौज ने तरतीब खो दी और मैदान जंग से भाग निकले। जैसे ही तूफान का जोर टूटा तो चंगेज खान ने जमोका की बची खुची फौज पर आसानी से हाथ साफ कर लिया और मैदान चंगेज खान के पास आ गया। इस जंग के बाद चंगेज खान को एक और धचका भी जरूर लगा। हुआ कुछ यूं कि उसका इत्तेहादी औंग खान यानी किरात कबीला अब उसका इत्तेहादी नहीं बल्कि मुखालिफ हो गया था। असल में हुआ कुछ यूं था कि औंग खान के बेटे ने अपनी बहन का रिश्ता चंगेज खान के बेटे जोची खान के लिए देने से इनकार कर दिया और फिर उसने अपने बाप औंग खान को वर्गलाया कि उसके चंगेज खान उनके साबका इत्तेहादी और अभी के मुखालिफ ने तुर्क कबीले नेमान से इसका इत्तेहादी बन चुका है। औंग खान अपने बेटों की बातों में आ गया और उसने एक ताकतवर दोस्त को अपना हरीफ बना लिया, खतरनाक दुश्मन बना लिया। इससे पहले कि औंग खान कुछ करता, चंगेज खान ने औंग खान के कैंप का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 3 दिन तक जारी रहा। 3 दिन के बाद औंग खान फरार हो गया और चंगेज खान ने किरात कबीले को तबाह कर दिया। औंग खान भागते भागते नेमान कबीले के इलाके में आ गया। एक सिपाही ने औंग खान को पहचाना नहीं और उसे मार दिया, चोर चुकरा समझकर। जब कबीले के सरदार को खबर मिली तो उसने अपने साबका रिश्तों को देखते हुए कदर की औंग खान की। उसने औंग खान के एजाज में एक तकरीब बुलाई जिसमें शराब के नोश लेकर वो औंग खान का नाम ले रहे थे। इसमें उन्होंने औंग खान का कटा हुआ सर भी रखा। हुआ कुछ यूं, ये एक लेजेंड है कि औंग खान के उस कटे हुए सर में से हंसने की आवाज आने लगी। उन लोगों ने डर गए और औंग खान के सर को नीचे गिरा के कुचल डाला। शायद ये शराब ज्यादा पीने की वजह से हो गया। जो भी था, अब वो ये सब कर चुके थे। जब वो लोग ये कर रहे थे तो बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उन्होंने गुमान किया कि अब उनके ऊपर कोई बड़ी आफत आने वाली है और वो आफत थी भी। उस आफत का नाम चंगेज खान था। अब चंगेज खान ने नेमान कबीले के खिलाफ जंग की तैयारी की। नेमान कबीले के सरदार का नाम त्यांग खान था। अब इससे पहले कि दोनों पे कुछ होता, नेमान कबीले की बातें लीक होकर चंगेज खान के पास पहुंच गई कि वो लोग जंग के लिए आ रहे हैं। फिर उन लोगों ने, चंगेज खान ने भी अपने सिपाहियों को हुक्म दिया। उसने कहा कि हर सिपाही अपने खेमे के बाहर 5 अलाव रोशन करेगा। सिपाहियों ने उसके हुक्म की तामील की और यूं किया भी। वो अलाव इतनी दूर तक फैल गए कि दूर पहाड़ों जंगलों में छुपे नेमान कबीले के जासूसों ने ये कहा, वो डर गए। उन्होंने वापस अपने कबीले आकर कहा कि चंगेज खान का लश्कर एतबार से काफी बड़ा है। लेकिन अब क्या कर सकते थे, उन्होंने जंग तो छेड़ दी थी। अगले दिन वो लोग जंग में आए। नेमान कबीले के सिपाही खूखा तो कर रहे थे लेकिन उसमें वो जोश नहीं था क्योंकि चंगेज खान ने पहले ही उनका जोश तोड़ दिया था। चंगेज खान ने अपनी टोलियों को छोटे छोटे दस्तों में तब्दील कर दिया। इस जंग के दौरान जमोका भी शामिल था। वो नेमान कबीले के साथ था। जब जंग शुरू हुई तो जमोका डर गया क्योंकि चंगेज खान हावी पड़ चुका था। उसने खामोशी से चंगेज खान से राब्ता किया और चंगेज खान से इताअत करके नेमान कबीले को सरदार त्यांग खान को पीछे हटने का मशवरा देता रहा।
उसने पीछे हटाते हटाते देवार कबीले और त्याग खान को एक पहाड़ियों के इर्द गिर्द झटक लिया और अपने 5 जबोका की गद्दारी से त्याग खान फंस गया। अब जबोका अपने 5 करीबी साथियों को लेकर वहां से फरार हो गया। अब त्याग खान और उसके सिपाही बचे थे। अब चंगेज खान जैसे चाहे उनका शिकार खेल सकता था और उसने वो किया। उसे त्याग खान और किरात देवार कबीले को तबाह कर दिया। अब वो जबुका को ढूंढने लगा क्योंकि अब वो जबुका को भी खत्म करना चाहता था, क्योंकि अगर जबुका खत्म हुआ तो चंगेज खान मंगोलिया का बिना शक शुबा सबसे बड़ा सरदार बन जाएगा। उसके सिपाही हर जगह जबुका को तलाश कर रहे थे और जबुका भाग रहा था। उसने एक दिन जबुका की गिरफ्तारी पर इनाम का ऐलान कर दिया। जब जबुका के 5 साथियों को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने चोरी छुपे जबुका को खामोशी से गिरफ्तार करके चंगेज खान के सामने पेश हुए। उनको एक बड़े और अच्छे मुआवजे की उम्मीद थी, लेकिन उनकी खुशी गम में बदल गई जब चंगेज खान ने उन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया। अब चंगेज खान अपने पुराने दोस्त और अभी के दुश्मन जबुका की तरफ मुतवज्जो हुआ और उसका दोस्त जो कभी उसके साथ लड़ता था, बैठता था, खाता था, सोता था, अब वो उसके सामने रस्सियों में जकड़ा हुआ पड़ा है। उसने अपने दोस्त को कहा कि तुम मेरे इताती बन जाओ, मेरा इताअत कर लो, लेकिन जबुका ने ऐसा जवाब दिया जिसको सुनकर चंगेज खान के होश उड़ गए। उसने कहा कि जैसे आसमान में 2 सूरज नहीं हो सकते, वैसे ही मंगोलिया में 2 हुक्मरान नहीं। मुझे मार दो वरना तुम्हें दुख होगा। चंगेज खान अब मजबूर हो गया और उसने अपने दोस्त को मारना भी शुरू कर दिया। अब जब उसके दोस्त की मरने का वक्त आया तो जबुका ने अपनी आखिरी ख्वाहिश कही। उसने कहा कि मुझे मारो लेकिन मेरा खून इस जमीन पे न गिरे। तैमूरजन ने यानी चंगेज खान ने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे मारा। उसकी आखिरी रस्मात चंगेज खान के हुक्म से अच्छी तरीके से अदा की गई। अब ये सारे बड़े सरदार औंग खान, त्याग खान, जबुका जैसे बड़े बड़े सरदार अब मर चुके थे। अब मंगोलिया का सबसे बड़ा सरदार सिर्फ चंगेज खान था। 1206 में जहाँ से दरियाए औलाद का चश्मा फूटता है, दरियाए औलाद बहता है, वहाँ मंगोलों का एक सबसे बड़ा जिरगा बैठा जिसके अंदर तमाम मंगोल सरदार, मंगोल के कबायली सरदार मौजूद थे और चंगेज खान भी था। उसमें एक परचम लहराया गया जिसकी 9 टेल्स थी और सबने चंगेज खान की इताअत करते हुए चंगेज खान उसे कबूल कर लिया और मंगोलों का सबसे बड़ा खान चंगेज खान तस्लीम कर लिया और इस तरह चंगेज खान ने मंगोल सल्तनत की बुनियाद रख दी। अब चंगेज खान का अगला टारगेट, नेक्स्ट हदफ, अगला टारगेट वही मुल्क था, चीन। वही चीन जिसने इसे कुछ अर्सा पहले कमांडर का खिताब दिया था। अब मंगोलों को चंगेज खान की क़यादत में चीनियों से लड़ना था, लेकिन चीनियों के पास तो बारूद था, तो घोड़ों की नंगी पुश्तों में बैठने वालों ने बारूद का मुकाबला कैसे किया, उन्होंने कैसे चीन को फतह किया और चंगेज खान की सल्तनत कैसे वसी हुई और चंगेज खान की सल्तनत किस तरह अमीर सल्तनत बनी, वो हम सब आपको चंगेज खान के पार्ट 3 में बताएंगे। यकीनन आपको चंगेज खान का पार्ट 2 भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारी आज की वीडियो को लाइक कर दें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाली नई पार्ट्स, नई वीडियोस, नई एपिसोड्स, नई सीरीज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। मैं मिलता हूँ चंगेज खान के पार्ट 3 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।